जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है वो राष्ट्रीय आय कहां कहां तक सीमित होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। नॉर्मली क्या कहा जाता है, देश की सीमाओं के अंदर, ठीक है, देश की सीमाओं के अंदर हमारी राष्ट्रीय आय कैलकुलेट होती है। लेकिन देखो, सीमाओं के अंदर ही सिर्फ नहीं होता, सीमाओं के साथ साथ अब जैसे मान लो हमारी कुछ एम्बेसी है, ठीक है, या जिसे हम दूतावास के नाम से जानते हैं, जो हमारे दूतावास होंगे, जैसे मान लो भारत का दूतावास होगा यूएसए में, तो यूएसए के अंदर जो भारत का दूतावास होगा उससे भी जो इनकम जनरेट होगी वो भी भारत की टेरिटरी में ही आएगी। तो जितने भी देश हैं दुनिया के अंदर, जितने देश आते हैं, तो उन देशों के अंदर जो भारतीय दूतावास होगा उससे भी जो इनकम जनरेट होगी वो भी भारत की राष्ट्रीय आय में ही आएगी। या हम ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई भारत का बैंक है, ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, अगर मान लो कोई इसकी ब्रांच अगर यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है, तो उस बैंक की जो रेवेन्यू आएगी वो भी भारत की सीमाओं के अंदर ही कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। या फिर जैसे कोई शिप चलते हैं, ठीक है, मान लो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज में कोई शिप चल रहे हैं, जैसे कि मान लो ब्राजील और फ्रांस एक शिप को इस्तेमाल करते हैं और वो शिप है भारत का, तो उससे भी जो इनकम जनरेट होगी वो भी भारत के अंदर ही आएगी। या कोई प्लेन चल रहा है, या जो भारत के अंदर जो लोग, भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं और वो अपनी इनकम को भारत के अंदर अगर भेज रहे हैं, तो वो इनकम भी भारत के अंदर भारत की राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। इसके अंदर हमें ये समझ लेना जरूरी है कि देखो, देश की जो सीमाएं होती है ना, ये इसको दो तरीके से माना जाता है। जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय जो होती है वो सिर्फ सीमाओं में नहीं होती। जैसे कि मान लो इंडिया पाक बॉर्डर है, तो वो बॉर्डर तक की बात नहीं होती, वो जाती है कि हमारे देश की पहुंच कहां कहां तक है, हमारे देश के अंडर में क्या क्या चीज आ रही है, हमारे देश के अंदर क्या क्या रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो जो चीज रजिस्टर्ड इंडिया के अंदर होगी वो इंडिया की ही मानी जाएगी, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी है, मान लो जैसे कि मैं सेंसुई का नाम ले लेता हूं, तो शायद पता नहीं चल रही है बंदे, सेंसुई कंपनी का एक मैं नाम ले लेता हूं। तो सेंसुई क्या है कि है तो विदेशी कंपनी, लेकिन इंडिया में आकर उसने अपना ऑफिस खोला रजिस्टर्ड, तो वो जो उसका रेवेन्यू जो जाएगा वो वहां को ही जाएगा जिस देश की वो कंपनी है, ठीक है। लेकिन वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएगा कि इंडिया के अंदर उसने क्या प्रोडक्शन किया। लेकिन जो सेंसुई यहां से प्रोडक्शन लेके जाएगी, अपना जो बेनिफिट लेके जाएगी, वो इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, वो काउंट होगा उस देश की नेशनल इनकम में, ना कि इंडिया की नेशनल इनकम में, ठीक है। प्रॉफिट वहां कैलकुलेट होगा, लेकिन जो प्रोडक्शन होगा वो यहां कैलकुलेट होगा, और ये हर देश में चलता है, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, अगर हमें अपनी नेशनल इनकम बढ़ानी हो तो हम क्या काम करते हैं, हम सदैव ये बात कहते हैं कि सरकारों को कार्य करने चाहिए। क्या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में हमारा कोई योगदान नहीं है? अब जैसे कि मैं कहता हूं, कोई देश अगर गरीब रह जाता है तो गरीब रहने के कारण क्या होते हैं उस देश के, उसकी राष्ट्रीय आय कोई बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है, उसकी राष्ट्रीय आय काफी कम है, तभी तो कोई देश गरीब होता है। अब राष्ट्रीय आय कैसे जनरेट होगी? आप कैसे जनरेट कर पाओगे किसी राष्ट्र अपने देश की राष्ट्रीय आय को या नेशनल इनकम को? नेशनल इनकम क्या है? किसी भी देश की नेशनल इनकम उसके डेवलपमेंट का एक पैरामीटर है, ठीक है। अगर किसी देश की नेशनल इनकम ज्यादा है, ठीक है, किसी भी देश की अगर नेशनल इनकम ज्यादा है तो वो देश डेवलप माना जाता है। अगर किसी देश की नेशनल इनकम कम है तो वो देश कम डेवलप माना जाता है। अब सवाल हम जो बनाते हैं यहाँ पे यही बनता है कि अब नेशनल इनकम को बढ़ाया कैसे जाए। देखो, बहुत भारत की मैं आपको केस लूंगा यहाँ पे, ज्यादातर हमारे नेशनल इनकम वैसे तो दुनिया की 4th सबसे लार्जेस्ट है। वैसे तो भारत की जो हम नेशनल इनकम मानते हैं वो कुछ 4 ट्रिलियन से थोड़ी ऊपर है, 4.2 ट्रिलियन समथिंग है। अगर हमें अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाना है, जैसे कि अगर हम यूएसए को देखें तो यूएसए की जो नेशनल इनकम जाती है वो करीबन करीबन $25 ट्रिलियन के आसपास है। चाइना की देखो तो उसके आधी है लमसम। फिर उसके बाद जो है 4 ट्रिलियन के आसपास में चलती रहती है, ब्रिटेन की, फ्रांस की, जर्मनी की, इन सबकी 4 ट्रिलियन के आसपास ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो अब हम कैसे अपने देश की इनकम को बढ़ा सकते हैं? तो इसका देखो, हम सिर्फ जिम्मेदारी इसमें सिर्फ सरकार की नहीं देख सकते। हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं, लेकिन जब किसी देश के नागरिक ही, अगर किसी देश के नागरिक अगर अपने स्किल्स में वृद्धि नहीं करेंगे, अपने अंदर वृद्धि नहीं करेंगे, तो देश की नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज होगी?
ध्यान रखना, सरकार नेशनल इनकम नहीं बनाती, नेशनल इनकम बनती है लोगों के अपने प्रोडक्शन के थ्रू। लोग कितना उसमें योगदान करते हैं, लोग कितना डेवलप्ड है, लोगों के अंदर क्या कैपेबिलिटी है। जैसे मैं आपको कई बार बताता हूं कि आप किसी एक अमेरिकन से मिले, किसी ब्रिटिश से मिले, और आप अपने यहाँ के एक साधारण इंसान को देखें, आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। हमारी समस्या क्या होती है कि हम हर चीज सरकार पे डाल देते हैं। मेरी तरफ से एक बात लिख लेना आप, कोई भी देश, किसी भी देश के नागरिक जब सरकार के ऊपर अत्यधिक निर्भर होंगे, उस देश का नेशनल इनकम या उस देश की वृद्धि सदैव कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि नागरिक क्या कर रहे हैं, नागरिक निर्भर कर रहे हैं सरकार के ऊपर। सरकार किस पे निर्भर करती है, नागरिक के ऊपर। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, कोई भी देश की सरकार उतनी वृद्धि नहीं कर सकती जितने उसके नागरिक सोचते हैं कि सरकार वृद्धि कर देगी। देखो, देश क्या सिर्फ सरकार से बना है? क्या देश के अंदर नागरिक नहीं है? सरकार किसके लिए काम करती है? नागरिकों के लिए काम करती है। अगर नागरिक ही अपने आप के अंदर वृद्धि नहीं करेंगे और सोचेंगे कि सरकार सारे काम कर दे, तो फिर नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाओगे आप? भारत परिस्थिति देख सकते हैं, भारत के अंदर हर जिम्मेदारी जो नागरिक जो भी जिम्मेदारी डाल देते हैं, किस पे? सरकार पे। आपने क्या निर्णय लिया, आपने क्या किया? यहां देखो, भारत के अंदर ज्यादातर लोग हैं वो यही कहेंगे, काम किसने नहीं किया? सरकार ने नहीं किया। कोई कमी आई, किसकी वजह से आई? सरकार की वजह से आई। आप क्या कर रहे थे? क्या आप उतने एजुकेटेड नहीं थे कि दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सको? किसी भी देश की जो सरकार है वो केवल और केवल 10% से लेके 20% लोगों को ही रोजगार दे सकती है। उससे ज्यादा करना लगभग असंभव होता है सरकार के लिए। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि सभी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर कोई नागरिक बिजनेस खोले और बिजनेस खोलकर उस बिजनेस को डेवलप करे, तो क्या लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी? क्या लोगों को तब जॉब ऑफर नहीं होंगे? तब भी तो जॉब ऑफर होंगे। तो क्या उस नौकरी की वजह से हमारे नेशनल इनकम में ग्रोथ नहीं आएगा? तब भी तो नेशनल इनकम ग्रोथ की जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ परिस्थिति क्या बनती है कि जॉब भी क्या प्रोवाइड करे? सरकार प्रोवाइड करे। सरकार सारी जॉबें नहीं प्रोवाइड कर सकती। अगर आप पूर्णतः सरकार के ऊपर निर्भर रहते हैं तो नेशनल इनकम जो है उतने लेवल पे डेवलप नहीं होगी जितने लेवल पे आप सोच रहे हैं। इसके लिए नागरिकों को खुद कार्य करना पड़ेगा। मैं ना एक विचार कहता हूं, आपको एक विचार देता हूं, ये ध्यान रखना, बड़ा काम आएगा। अगर आप अपना विकास खुद नहीं कर सकते तो दुनिया की कोई भी सरकार आपका विकास नहीं कर सकती। कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति भी लगा लो, अगर आप अपना विकास खुद नहीं कर सकते तो किसी भी देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार आपका विकास नहीं कर सकता। क्योंकि अपना विकास करने के लिए सबसे पहले खुद की आवश्यकता होती है कि हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए खुद की स्किल्स बढ़ानी पड़ती है। अब अगर मैं आपको उदाहरण के साथ ये बात बोलूं कि मान लेते हैं कि कोई भी सरकार ने आपको दे भी दी सारी चीजें, सारी फैसिलिटी भी दे दी, सब कुछ दे दिया, तो आप उस फैसिलिटी का क्या इस्तेमाल करेंगे? आपको तो कुछ पता ही नहीं है उसका। अगर आपको ये बात बोल दी किसी सरकार ने कि चलो आप इस कंपनी को चला लो, या लोगों ने आपको ये बात बोल दी कि चलो इस कंपनी को चला लो, तो क्या आप चला पाएंगे? उसके लिए तो आप ही को स्किल्स लानी पड़ेगी ना। अगर आप ही के अंदर स्किल्स नहीं है तो सरकार क्या करेगी उसमें? और स्किल सीखना आपका काम होता है, एजुकेशन लेना आपका काम होता है। मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि जब तक आप फ्री की एजुकेशन के चक्कर में पढ़ते रहेंगे तो फ्री की एजुकेशन सिर्फ फ्री की चीजें ही देती है और वो आपको फ्री का ही बना देगी। इसलिए शिक्षा के अंदर कभी भी धन को ना देखें, क्योंकि शिक्षा जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का एक प्रक्रिया है, वो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देती है, लेकिन लोग उसी में पैसा बचाते हैं। ध्यान रखना, स्किल्स को सीखने में कभी भी पैसा और टाइम मत देखना, ये मेरी सलाह रहेगी। नेशनल इनकम अगर आप ऐसा करते हैं, कोई भी देश के नागरिक अगर इस चीज को मानते हैं, तो मेरे हिसाब से नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसको बढ़ाने के लिए कोई सरकार को फिर और एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगी। मैंने अभी स्वीडन का देखा था एक बार, एक छोटी सी उसमें वो देखी थी कि स्वीडन में जो टैक्स है वो 55% के आसपास है। वहां पे जो टैक्स रेट है, हमारे इंडिया में तो आज भी 25 से 30% के आसपास ही है, स्वीडन में 55% है। यानी लोग जो अपनी इनकम कमाते हैं उसमें 55% सरकार को जाता है, लेकिन वहां पे सारी फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करती है लोगों को। अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, लिविंग फैसिलिटीज, जो भी फैसिलिटी हो सकती है वहां सरकार बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करती है। हमारे देश के अंदर अगर आप देखें परिस्थिति एकदम उल्टी है।
यहाँ पे लोग टैक्स नहीं देना चाहते, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास चाहते हैं। नागरिकों को आवश्यकता है कि वो अपने वो बिजनेस ओपन करें, ठीक है, सरकार इनको प्रोत्साहन दे, ठीक है, बिजनेस खोलने के लिए जितना हो सके कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए बिजनेस खोलने पे, और ये बिजनेस क्या काम करे, जॉब्स प्रोवाइड करें, नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएगी। और जब ये बिजनेस इंक्रीज करेंगे तो सीधी सी बात है इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे, ये टेक्नोलॉजी भी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे पैसा आएगा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे देश में, तो आपको नहीं लगता कि नेशनल इनकम बढ़ जाएगी? ये इतना सा काम है बस करना, लोग स्किल पैदा करें, स्किल पैदा करने के बाद बिजनेस खोलें, बिजनेस खोलने के बाद जॉब प्रोवाइड करें, और उसी बिजनेस को एक्सपेंड करें और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए स्लोली स्लोली। 20 साल के अंदर कोई भी बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, और मेरा मानना है कि सरकार को काफी हद तक इसमें सपोर्ट और रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य करने चाहिए, तब जाके हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ सकती है। अदर देन तो मेरे हिसाब से बहुत कम चांस है, ठीक है। नहीं, ये रियलिटी है। अगर आप समय और पैसा देख रहे हो स्किल सीखने के लिए, आपसे बड़ा गधा कोई है ही नहीं दुनिया में। ये आप भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो किसी भी इंसान को आप उठा के देखो, जो भी गरीब अपने आप को कहते हैं, इतना तो श्योर है कि भारत की 90 करोड़ जनता गरीब है, ठीक है। 140 करोड़ में से अगर भारत की 90 करोड़ जनता को अगर सरकार राशन देती है, तो ये बात तो साफ डिक्लेयर होती है कि भाई भारत की 90 करोड़ जनता गरीब है, लेकिन डाटा में दिखाया जाता है 7.5% जनता गरीब है। ये खुद ही विरोधाभास है अपने आप में, है ना। तो अगर 90 करोड़ जनता गरीब है, तो आप मुझे सोचे कि देश के अंदर कहां से विकास होगा? 140 करोड़ में 90 करोड़ गरीबी में जी रहे हैं, सरकार के राशन पे टिक रहे हैं 5 रुपए प्रति किलो, ठीक है। आप उस देश से ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश वर्ल्ड क्लास का बनेगा, विश्व गुरु बनेगा? ये मुझे नहीं लगता किसी भी परिस्थिति में कि इसकी नेशनल इनकम ऐसे बढ़ सकती है। कमी सरकार की नहीं है, इसमें कमी लोगों की है। जितने भी 90 करोड़ वाले हैं ना, ये हर चीज को फ्री में चाहते हैं। सवाल ये है, भारत की जनता की आदत हो चुकी है। वेनेजुएला के ऊपर आपने अभी केस देखा होगा, वेनेजुएला पे अमेरिका ने अटैक कर दिया। आपको पता है वेनेजुएला इतना कमजोर देश कैसे बन गया? जबकि सऊदी अरेबिया का आप देख लो, है ना, ये मिडिल ईस्ट के जो देश है जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, आज भी ये बात कही जाती है वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल के भंडार मौजूद है। ये बात सभी को पता होगी आपको। वेनेजुएला उतना रिच क्यों नहीं बन पाया जितने मिडिल ईस्ट के देश बन गए, अरेबियन कंट्री जो बन गई इतने रिच? रीजन है उसका ये फ्री की आदत। वेनेजुएला के लोगों को भी ये फ्री की ही आदत पड़ी थी। वहां की सरकारों ने भी फ्री में सब कुछ बांटा था 1970 के दशक के आसपास में। उससे पहले बहुत रिच था वेनेजुएला। उसके बाद क्या, सरकारों ने चीजें फ्री देना चालू कर दिया। सेम यही चीज और सेम भारत की जनता आज कर रही है। अगर जड़ें देखोगे ना वेनेजुएला के कमजोर होने की, तो कभी वेनेजुएला की हिस्ट्री पढ़ने ना, बहुत रिच लोग हुआ करते थे वहां के। क्या हुआ, सरकारों ने फ्री देना चालू किया और लोग गरीब होते चले गए। आज कंडीशन देख लो, सेम चीज आज भारत की। तो आप उम्मीद क्या लगा रहे हो कि ये 90 करोड़ जो लोग फ्री में राशन ले रहे हैं, ये क्या देश को डेवलप करेंगे? देश के लिए ना, ये यही लोग, जो मैं मानता हूं, यही लोग देश के लिए सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लोग है जो फ्री में मांगते हैं हर चीज। जब तक ये लोग रहेंगे इस दुनिया में या भारत में, भारत कभी डेवलप नहीं हो सकता। और ये भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया में जहां पे लोग फ्री के लिए पड़ जाए, समझ लो उस देश का आने वाले 20 से 30 सालों के अंदर उसका होने वाला है, उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने वाली है। वो देश के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आने वाला है, लोगों की परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म होने वाली है वहां पे। ये होगा, चांस है, 100% चांस है इस चीज का। तो आप सोचे बचे कितने लोग? 50 करोड़ लोग। 50 करोड़ लोग में से भी कुछ जो लोग हैं लो वेजेस पे काम कर रहे हैं, गिग इकोनॉमी चल रही है, उसमें भी ना बचे कितने हैं? 10-15 करोड़ लोग देश को चला रहे हैं, गिन के काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छी वैल्यू दे रहे हैं, अच्छे स्किल्ड लेबर है। क्या 150? अब खुद सोचो, 15 करोड़ लोग, ठीक है, अगर 125 करोड़ लोगों को खिलाएंगे, कहां तक खिलाएंगे? और आप कह रहे हो देश डेवलप होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी हमारी। तो ऐसे टुच्ची मुच्ची ही नेशनल इनकम बढ़ पाएगी जिस तरीके से आप सोच रहे हो। भारत के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ है, हमारी सरकारें उस यूथ का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। सरकारें इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे जब घरों के अंदर ही उल्टी सीधी चीजें चलती हो? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक दिया होगा, यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी का मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, कि भारत की आधे से ज्यादा जो
शक्ति है वो तो लड़कियों की शादी करने में चली जाती है, इज्जत बचाने में चली जाती है। तो जो इज्जत बचाते रहोगे तो भैया परिस्थिति यही बनेगी, आप कुछ कर लो उस परिस्थिति के लिए, उसमें कोई बदलाव थोड़ी ना होने वाला है। अगर भारत को डेवलप करना है, फ्री की चीजें हटाओ, लोगों को काम करना पड़ेगा, लोगों को खुद डेवलप होना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, सरकार को भी उसमें साथ निभाना पड़ेगा, तब जाके एक देश हमारा आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, कि बातों से हम आगे बढ़ जाएंगे, पॉलिसियों को रियल लेवल पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर पॉलिसियों को अगर आप रियल लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि कोई लाभ आपको मिलने वाला है, फिर आप लटके रहिए ऐसे जैसे लटके हुए। ठीक है, अब जीडीपी क्या होता है, अगर हम बात देखें तो हमने ये बात तो जान ली कि भाई नेशनल इनकम क्या है। ठीक है, नेशनल इनकम, ये बात तो हमें पता चल गई है ना। अब हम जानते हैं डोमेस्टिक इनकम क्या है। डोमेस्टिक इनकम जानते हो क्या होती है ये? इसको हम बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय आय, और इसको बोलते हैं हिंदी में घरेलू आय। ठीक है, क्या अंतर है दोनों में, यह सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि घरेलू आय क्या होती है। देखो, घरेलू आय से अभिप्राय होता है एक देश की राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसको हम देश की घरेलू आय बोलते हैं। अगर उत्पाद के तौर पे देखा जाता है तो इसको फैक्टर कॉस्ट के उसमें जानते हैं, और अगर बाजार मूल्य पे देखा जाए तो उसे मार्केट प्राइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक देश की घरेलू सीमाओं के अंदर जिन भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वो देश की घरेलू आय कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है जो हमने इसमें जाना, इसमें देश की जो सीमाएं हैं उनको भी क्रॉस कर दिया जाता है, लेकिन ये क्या होता है देश के घर के अंदर, यानी जो हमारी बाउंड्रीज हैं, जो कि हमारी टेरिटरीज है, बाउंड्रीज जो देश से कनेक्ट होते हैं, यानी जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, उस ज्योग्राफिकल एरिया को सिर्फ इसमें कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यानी भारत का जो मैप में आप देखते हो ना, वो भारत के मैप में दिखने वाली जितनी भी एरिया होगा वो सारा डोमेस्टिक एरिया के अंदर आता है। तो इस देश के अंदर जितना भी हमारा वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण होता है वो हमारी ये कहलाती है। ठीक है, इसमें देश की बाहर की चीजों को हम इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि दूतावास भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी नेशनल इनकम में, लेकिन इसमें दूतावास जो है या हमारी जो एम्बेसीज होती है उनकी इनकम, वेसल्स की इनकम, प्लेन्स की इनकम, या जो भारत के बिजनेस बाहर है उनकी इनकम को इसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ देश के लोग जो इस देश में रह रहे हैं, भारत की जमीन पर रह रहे हैं, वो लोग जो प्रोडक्शन करेंगे वो इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कि भारत के अंदर जितनी भी फर्में होंगी सारी सेक्टरों की, वो सारा ये होगा। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है इसके अंदर जो बाउंड्रीज जो इनविजिबल है नेशनल इनकम में वो भी कैलकुलेट की जाती है, और इसमें सिर्फ विजिबल बाउंड्रीज के अंदर ही हमारी कैलकुलेशन की जाती है। यहाँ पे जो विजिबल होगा, ठीक है, जो भारत का नक्शा होगा, भारत के अंदर बना होगा, सिर्फ वो। अब जब हम ये डोमेस्टिक इनकम या जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी दो आती है, एक तो आती है एनडीपी और एक आती है हमारी जीडीपी। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या होता है कि जो ये एनडीपी आती है, ठीक है, एनडीपी जो हमारी आती है ये आती है हमारी नेट फैक्टर पे। ठीक है, नेट पे, और जो जीडीपी आती है वो आती है हमारी ग्रॉस लेवल पे। ठीक है, इसके अंदर एक फैक्टर काम करता है जिसे हम डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है डेप्रिसिएशन, या जिसे हम हिंदी में मूल्यह्रास बोलते हैं, जानते हो आप क्या है ये, बताएं। जब किसी वस्तु का जो असल जो मूल्य है ना, हाँ, उससे घटकर वो कम हो जाना, सही बात है। देखो होता क्या है कि ये बात एकदम सही है कि जो कोई वस्तु होती है उसका मूल्य घटकर कम हो जाना। जैसे कि आप इसको ना हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक कोई एसी खरीदते हो, ठीक है, अब जो ये एसी है आपने मान लो खरीदा ये 40,000 का, लेकिन अगर आप इसको रीसेल करोगे तो क्या ये 40,000 का रह जाएगा? नहीं, क्यों? उस टाइम उसकी वैल्यू गिर जाती है,
और कोई कुछ बोलना चाहेगा? परचेज करने से वैल्यू नहीं गिरती, एक्चुअल में इसमें जो वैल्यू गिरती है वो इस्तेमाल की वैल्यू गिरती है कि आपने मतलब अब जो भी व्यक्ति इसको खरीदेगा तो वो ये मानेगा कि भाई ये इस्तेमाल किया हुआ है, तो इस्तेमाल किया तो उसका कुछ खर्चा मुझे और लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, उसको कम रेट पर बेचूंगा या कम रेट पर खरीदूंगा। यही हमारा मूल्यह्रास होता है। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम इसमें घिसी हुई मूल्य या जो मूल्य कम हो जाता है तो उसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और जब हम पूरी नेट फैक्टर पे बात करते हैं तो हम इस मूल्यह्रास को उसमें से निकाल देते हैं, यानी हम उसको शुद्ध रूप में जितना भी नया प्रोडक्शन हुआ है, यानी कहने का ये है कि जो प्रोडक्शन की जब बात आती है तो जब इसमें बिल्कुल नया प्रोडक्शन यानी देश ने कितनी नई चीजें बनाई हैं वो कहलाती है एनडीपी। लेकिन जब इसमें पुरानी वस्तुओं के मूल्यों को भी ले लिया जाता है, यानी पुरानी वस्तुएं कितनी बिकी, कितनी रही, वो कितना पेपर्स पे आई, मतलब ऐसा हो ना जैसे पुरानी कार बिकती है कोई, तो वो भी तो पेपरों पे आती है, तो जो पुरानी कार का रेट है वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन जब हम नेट की बात करेंगे तो इसमें पुरानी कार का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ नई कार जो बनी है उसकी वैल्यू ऐड की जाएगी। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस होता है कि जब हम नेट की बात करेंगे, ठीक है, तो जो पुरानी वस्तुएं हैं उनका जो मूल्य है वो इसमें नहीं लिया जाएगा, वो एक बार बिक गई तो बिक गई। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो सिर्फ नई वस्तुएं बनेंगी उनका लिया जाएगा और इसमें पुरानी वस्तुओं को भी ऐड कर लिया जाएगा। ये इसमें जीडीपी में और एनडीपी में डिफरेंस होता है। और यहाँ पर ये जो है ये एनएनपी में भी आता है, नेशनल इनकम में सेम चीज आपकी एनएनपी और जीएनपी ये भी शामिल होती हैं। एनएनपी में क्या होता है, यानी ये राष्ट्रीय आय जो होती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है कि इसमें हम किसी भी पुरानी वस्तुओं के सेल खरीद बिक्री को हम नहीं लेते, इसमें जितनी भी नई वस्तुएं आती हैं उनको हम एनएनपी में शामिल करते हैं। लेकिन जीएनपी में पुरानी वस्तुओं की खरीद और बिक्री को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, तो ये जीएनपी कहलाती है, सकल इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जो जीएनपी या जीडीपी होगी वो हमेशा एनडीपी या एनएनपी से ज्यादा होगी, क्योंकि नया प्रोडक्शन उस स्तर पर नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जब पुरानी चीजों को भी ऐड करा जाएगा तो जीएनपी या जीडीपी हमेशा ज्यादा निकल के आती है बजाय एनएनपी या एनडीपी के। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, एनएनपी या एनडीपी जो होता है इसमें हमने निर्माण कितना किया है, यानी हमने कितनी शुद्ध वृद्धि की है अपने अंदर। ठीक है, और इसमें पुरानी वृद्धि को भी ले लिया जाता है। इसको इसलिए निकाला जाता है ताकि हम अपना एक्चुअल डेवलपमेंट या एक्चुअल ग्रोथ देख सके। ठीक है, ये एनएनपी या एनडीपी इसलिए निकाला जाता है कि हमने ओवरऑल नया कितना प्रोड्यूस किया, ये चीज इसमें देखी जाती है। जबकि इसमें पुराना भी सब चल जाता है, अब पुराना है तो ठीक है, कुछ फायदा मिलता है लोगों को तो इसलिए कर लेते हैं उसको। अदर देन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। ठीक है, एनडीपी इसलिए एनएनपी या एनडीपी इसलिए निकाला जाता है ताकि हम कितना आगे बढ़े हैं पिछले ईयर के मुकाबले, इस साल हम कितना आगे बढ़े हैं, ये चीज इसमें निकाली जाती है। ठीक है, तो ये आई होप सो कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको। किसी को कोई डाउट हो तो कर सकते हैं क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय, तो ये एक काम करो, जो ये इसको ना एनएनपी है, प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय है ना, तो ये जो एनएनपी है ना इसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो ये आपकी एनएनपी है ना, आपको क्या शुद्ध प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हो ना, तो जो हमारी एनएनपी निकल के आती है एक साल के अंदर, उस जितनी भी हमारी देश की पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दो, आपको एक व्यक्ति की इनकम आ जाएगी, तो निवल व्यक्ति आय यही है। ठीक है।